डेडिकेटेड प्रोसेसर इन्होंने यहाँ पे एक लगा दिया है जो कि बेसिकली एआई वाले टास्क यहाँ करता है। और दोस्तों मैरी सिलिकॉन एनपीयू होने की वजह से आप 4K अल्ट्रा नाइट वीडियोस साथ में नाइट पोर्ट्रेट्स भी निकाल पाओगे। मैरी सिलिकॉन X, जिससे आप 4K अल्ट्रा नाइट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हैं। मैरी सिलिकॉन X, मैरी सिलिकॉन X, मैरी सिलिकॉन। नाम तो आपने सुन लिया, काम की बात कर लें। जैसे ही आप कैमरा ऐप के अंदर इस शटर बटन को दबाते हो, इसके दबाते ही कैमरा की आंखें खुल जाती हैं। लाइट की इंफॉर्मेशन लेंसेज से पास होती हुई इमेज सेंसर तक पहुंचती है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का पहला हिस्सा अपना काम शुरू करता है, मतलब मल्टीपल फोटोज लेने का। हर फोटो का एक्सपोजर अलग, ताकि बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और सब्जेक्ट को अलग किया जा सके, आपकी डायनामिक रेंज को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। लेकिन अभी फोन के पास उस फोटो की केवल इंफॉर्मेशन आई है, फोटो नहीं बनी। इस इंफॉर्मेशन के साथ फोटो अगर पोर्ट्रेट मोड में ली जा रही है तो ब्लर वगैरह कैसा होगा, सब्जेक्ट अगर अच्छे से फोकस में नहीं आ पाया तो कैसे डिजिटल शार्पनेस ऐड करके उसको फोकस में लाया जा सकता है या ओवरऑल फोटो को शार्प बनाया जा सकता है। ओप्पो वीवो का फोन है तो कैसे आपके चेहरे को गोरा बनाया जा सकता है। ये सारा काम इस डेटा कलेक्शन के बाद का काम है। अगर मैं आपको लाइट की इंफॉर्मेशन से लेकर फाइनल फोटो बनने तक का एक रोड मैप दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। लाइट आई, इमेज सेंसर ने उसे कैप्चर कर लिया। इमेज सेंसर के पास लाइट की सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे फोन के अंदर तो तारे हैं सारी की सारी। क्या लाइट जो है वो वायर से ट्रेवल कर सकती है? नहीं। तो यहाँ पर ये जो लाइट की इंफॉर्मेशन है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो फोन के अंदर वायर्स वगैरह हैं वो उन वायर्स के थ्रू ट्रेवल कर सके। अब एसओसी के अंदर क्या है, सीपीयू, जीपीयू वगैरह, ये एक कंप्यूटर है, ये काम करते हैं बाइनरी लैंग्वेज पे। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको दोबारा से कन्वर्ट करा जाएगा, ताकि हमारा जो सीपीयू है वो इसे प्रोसेस कर सके। अब सीपीयू के प्रोसेस करने के साथ साथ यहाँ पर लगा होता है आईएसपी, यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। और ये वो एरिया है जहाँ पर सारा मैजिक होता है। आपकी फोटो कैसी आएगी, डायनामिक रेंज कैसा होगा, ब्लर कितना होगा, आपके सब्जेक्ट के जो एजेस हैं वो कैसे रहेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो डेटा आया उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, वो सारे काम करता है आईएसपी। इसके बाद ये जो डिजिटल सिग्नल है उसको दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस रोड मैप में अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको 3 कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। और किसी भी प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी अगर आपको कन्वर्जन दिखे ना, किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कुछ भी कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर आपको लॉसेस जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस होता है सबसे पहले स्टेप में, जो हमारी लाइट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है, वहां पर लॉस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? ताकि जो एसओसी है वहां तक कम इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो उसे अच्छे से हैंडल कर पाए। जितनी इंफॉर्मेशन आती है, अगर रॉ इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रोसेसर तक पहुंचेगी तो वो शायद इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छे खासे फ्लैगशिप प्रोसेसर भी हैंडल करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो कमी यहाँ पर प्रोसेसिंग की है, पावर की है। अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेसर दे दें तो हेयर कम्स द मैरी सिलिकॉन X, ओप्पो का बनाया हुआ इन हाउस चिपसेट। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ओप्पो ने कुछ रेवोल्यूशनरी कर दिया, तो नहीं। यहाँ पर गूगल बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है अपने टेंसर चिप के साथ। एप्पल के अंदर न्यूरल इंजन बहुत पहले से आ रहे हैं। एक्सिनोस के अंदर आता है क्वालकॉम, मीडियाटेक, हर किसी के अंदर आईएसपी या एनपीयू आता ही आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर पहले स्टेज में हम बहुत सारा डेटा को खत्म नहीं करेंगे तो ये सारा डेटा हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वीवो के अंदर जो आप V1 वगैरह सुनते आ रहे हो ना, वो भी यही सीन है। तो यहाँ पर मान लो कि ओप्पो कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है, और वो चाहती है कि वो ये काम जो मौजूदा चिपसेट है ना, एसओसी है, उसमें जो आईएसपी लगा है उसी से कर ले। लेकिन यहाँ पर उस चीज को अचीव करने के लिए ओप्पो को 2 चीज चाहिए। पहला प्रोसेसिंग पावर, दूसरा कंट्रोल। प्रोसेसिंग पावर तो चलो मान लेते हैं कि अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर लिया तो वो कहीं ना कहीं रॉ डेटा को हैंडल कर लेगा, लेकिन कंट्रोल यहाँ पर दूसरी चीज है जिसकी वजह से ओप्पो चाह कर भी वो सारे काम उस प्रोसेसर के साथ, उस आईएसपी के साथ नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मीडियाटेक, क्वालकॉम, ये लोग अपना आईएसपी आपको दे देते हैं, लेकिन उस आईएसपी को काम करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है फर्मवेयर्स। उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं वो सारे काम करते हैं फर्मवेयर्स पर। वो फर्मवेयर वो किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को नहीं देते। अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको निकाल भी लिया जाए तो ये कंपनीज अपने अपने जितने भी फर्मवेयर्स हैं उनको पेटेंट करवा के रखती है, ताकि कोई भी तीसरा उसे यूज ना कर पाए।
विदाउट उनकी परमिशन के। अब मैं इतना श्योर कैसे हूँ? तो देखो, आपने OnePlus Nord 2 का सुना, वहां पर हमें Dimensity 1200 AI देखने को मिलता है। MediaTek ने Dimensity 1200 AI जैसा कोई भी प्रोसेसर नहीं बनाया, उन्होंने केवल Dimensity 1200 बनाया। ये AI का मतलब ये है कि OnePlus MediaTek के पास गया, बोला कि भाई एक काम करो, हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के कोड लिखे हैं कि एल्गोरिदम ऐसे काम करे। अब वैसे काम करने के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने फर्मवेयर के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दो। सॉफ्टवेयर के उस तरीके से काम करने के लिए फर्मवेयर का साथ देना जरूरी है। तो यहाँ पर MediaTek ने उसे उस हिसाब से ट्यून कर दिया। सिमिलरली आप नथिंग के अंदर देख रहे हो 778G प्लस में आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं मिलती, लेकिन नथिंग कॉलकॉम के पास गया, बोला कि भाई एक काम करो, हमने डिजाइन ऐसा बनाया है, हमने ये सोच रखा है, हमें यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग चाहिए, कुछ भी करके अपने फर्मवेयर के अंदर चेंजेस कर दो ताकि वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सके। अब फर्मवेयर सुन के अगर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि ये एक्चुअली में क्या है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका डायरेक्ट फायदा कैसे होगा कि भाई जो मेरीसिलिकॉन X के अंदर जो फर्मवेयर है वो ओप्पो ने लिखा है, फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओप्पो ने लिखा है, तो यहाँ पर दोनों आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपर्स जो थे वो चाहते थे कि भाई हमारा रिजल्ट ऐसा निकल कर आए, लेकिन उसके लिए पीछे से इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी। अब वो इन्फॉर्मेशन आ पाएगी क्योंकि जो प्रोसेसर है वो इनका खुद का है, उसमें फर्मवेयर इनका खुद का है। अब भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आपका जो ISP है वो बेसिकली काम किस चीज पर करता है? AI और मशीन लर्निंग पे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मशीन लर्निंग या AI इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? डेटा। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से ये लोग काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा AI और मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली एल्गोरिदम पर काम करता है। एल्गोरिदम क्या होता है? कुछ ऐसे कोड्स जो प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन कर सकें, फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते चुन सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एल्गोरिदम बनाता हूं अपने आईपैड को लेके। मैं अपने आईपैड को अनलॉक करना चाहता हूं, तो इसका एल्गोरिदम क्या हो सकता है? सबसे पहले मुझे आईपैड उठाना है, इसके बाद मुझे स्क्रीन पर टैप करना है या फिर पावर बटन को प्रेस करना है। इफ डिस्प्ले टर्न्स ऑन देन पुट द पासवर्ड, एल्स प्लग द चार्जर। क्यों? क्योंकि इन दोनों काम करने से अगर डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही तो इसका मतलब चार्ज नहीं है। अब चार्ज में लगाने के बाद अगला स्टेप, इफ डिस्प्ले टर्न्स ऑन देन एंटर द पास कोड, एल्स टेक इट टू द सर्विस सेंटर। क्योंकि अगर पावर केबल लगाने पे भी वो चार्ज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये जो मेरीसिलिकॉन X है, इसका पहला काम है जो भी डेटा रिड्यूस हो रहा था, कन्वर्जन की वजह से जो डेटा लॉस हो रहा था, उसको मिनिमाइज कर सके। अब ज्यादा इंफॉर्मेशन जब CPU तक पहुंचेगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन जब NPU तक पहुंचेगी, तो यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी AIs के लिए, अलग अलग तरह की इमेज बनाने की। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितना भी आप ये सारा काम करना चाह रहे हो ना, डेटा को कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, ये सारे काम आपका SoC के अंदर जो ISP लगा है वो इजीली कर सकता है। इस अलग प्रोसेसर का मेन एडवांटेज हमें मिलेगा वीडियोग्राफी के अंदर, जहां पर आप मान लो 4K 30 FPS में शूट कर रहे हो। 4K 30 FPS का मतलब अगर आप समझने जाओगे तो अगर आप फोटो खींचते हो तो जो काम एक फोटो खींचने के बाद होता है, मतलब मल्टीपल इमेज, उसमें से सबको चूज करना, फिर सबको जोड़ना, उस पर कलर करेक्शन करना, शार्पनेस ऐड करना, दुनिया भर की चीजें करना, जो काम एक क्लिक में एक फोटो में हो रहा है, वही काम 4K 30 FPS मतलब एक सेकंड के अंदर 30 फोटोज जो खींची गई हैं उन 30 फोटोज के अंदर करना है। और वो भी ये सारा काम एक सेकंड के अंदर ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड में तो और 30 फोटो आ जाएंगी। तो ये जो वीडियोग्राफी करते टाइम हमारा फोन हीट हो जाता है ना, वो हीट इसीलिए होता है क्योंकि एक सेकंड के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं। वो सारा काम आपका कौन कर रहा होता है? ISP, आपका CPU। ये काम करते करते सिर्फ यही काम नहीं है उसका काम क्या है कि आपके नोटिफिकेशन को भी मैनेज करना है। उसका ये भी काम है कि रैम के अंदर कौन कौन से ऐप्स हैं, अगर रैम भर जाती है तो किस ऐप को सबसे पहले किल करना है। आप जिस सब्जेक्ट पर पॉइंट कर रहे हो उस पॉइंट की शेप को देखकर ये भी बताना है कि ये नेचर है या फिर ये किसी एनिमल की फोटो है जो आप देखते रहते हो एंड्रॉइड फोन में ज्यादातर। ये सारे काम करते हुए वो प्रोसेसिंग भी करनी है। तो आप देख सकते हो कितना सारा काम है एक साथ करने के लिए। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा चिप्स आती हैं उनका एक्चुअल काम वीडियोग्राफी के अंदर आता है। अब इस तरह की चिप्स का एक और फायदा हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा है इसको हैंडल करना फ्लैगशिप प्रोसेसर के बस की है केवल। तो मिड रेंज के अंदर जो प्रोसेसर आते हैं उसमें अगर इमेज सेंसर भी बहुत अच्छा दे दिया ना, तो भी यहाँ पर क्वालिटी उस लेवल की नहीं मिल पाएगी क्योंकि ISP इतने ज्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर कंपनीज अपने इन हाउस चिपसेट बनाने लगी इस तरह से, तो मिड रेंज फोन के अंदर भी
एक नॉर्मल इमेज सेंसर के साथ भी एक अच्छी फ्लैगशिप लेवल की फोटोज दी जा सकती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका गूगल है। चिपसेट मिड रेंज ही आता है, लेकिन जो उसकी इमेज निकल कर आती है वो फ्लैगशिप निकल कर आती है। तो क्या ये गूगल के बराबर है? नहीं। मैंने आपको बताया दोनों तरीके से काम करेगा। आपका ISP तो सारी इंफॉर्मेशन को निकाल कर देगा, लेकिन जो दूसरा काम करना है वो तो सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम्स ही करेंगे ना। तो यहाँ पर कैमरा ऐप के एल्गोरिदम भी बहुत जरूरी हैं। अगर उन एल्गोरिदम को डेटा बहुत सारा मिल गया, लेकिन उस डेटा का करना क्या है यही उन्हें नहीं पता, तो भी कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से गूगल इतना आगे है और कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पा रहा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थियरी थी। प्रैक्टिकली क्या ये ऑन पेपर से ऑफ पेपर एक्चुअल रियल लाइफ में परफॉर्म करता हुआ दिखा है? हमें नहीं पता, नहीं बता सकते। फोन आने का एक स्पॉन्सरशिप आई हमारे पास, लेकिन हमारे उसूल बीच में आ गए। उनकी टर्म्स पर हम काम नहीं कर सकते। उन्हें वीडियो पॉजिटिव चाहिए थी। क्या करें? आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, रीच नहीं बढ़ रही। उस रीच न बढ़ने की वजह से कोई भी सामने वाली कंपनी हमारे टर्म्स पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। रीच बढ़ाओ ताकि हम इस तरह की वीडियोस को कंप्लीट कर पाएं। थियरी बता दी, प्रैक्टिकल बताने के लिए डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस है ही नहीं हमारे पास। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान आपको बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।